स्वागत है आपका आज के क्लास में। तो हम लोग जो है यूजीसी नेट, उसके बाद आपको बेट, सेट और आपको पीसीएस और यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, यानी हम समझते हैं कि भारत के सभी जो प्रतियोगिता परीक्षा है और आपका जो सिलेबस के हिसाब से हम संपूर्ण इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू किए हैं। उसमें एक लेक्चर हम लोग रीडिंग मोड में उसको देखे हैं। अब इस फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है, इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर से जो आपका पाषाण काल का चैप्टर है, उससे आपको जो भी प्रश्न अभी 226 क्वेश्चन पेपर को इसमें शामिल किया गया। तो इसमें हम लोग पाषाण काल से अभी तक 29 वर्षों में जितने भी प्रश्न आपको सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, उसके बाद अन्य जो पीसीएस एग्ज़ाम है और अन्य जो परीक्षा है, उसमें जो भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, ताकि और ये बिल्कुल हमारे सिलेबस के अनुरूप है। तो इसमें हम लोग इसका जो कंटेंट है चैप्टर का, उसको पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। एक 4 ऑप्शन दिया है रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में: भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पूरा वनस्पति शास्त्री और इतिहासकार। इस चारों में से आखिर रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? तो यहाँ ए और बी दोनों दिया है, यानी भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे ये और पुरातत्वविद भी थे। तो यदि आपको ये यूपी लोअर जो एग्ज़ाम है उसके प्री में इसको पूछे हुए हैं, तो इस तरह से अगर हम देखें कि इसमें अब दोनों ऑप्शन सही है, तो कोई भी ऑप्शन अगर आप मार देते हैं तो सही हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये दोनों ऑप्शन रहेगा तो हम भूगर्भ वैज्ञानिक को हम क्या करेंगे कि उसको टिक लगाएंगे, और सेकंड प्रायोरिटी हम पुरातत्वविद को हम लोग देंगे। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और जियो साइंटिस्ट भी थे। तो ए और बी दोनों हमारा ये कॉन्सेप्ट के रूप में ध्यान में रहना चाहिए रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में। तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। अब ये दोनों थे, इस बात को की पुष्टि कौन करता है? तो इस बात की पुष्टि करता है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है क्या? तो ये वर्ल्ड डिजिटल डिक्शनरी आप इसको मान सकते हैं। क्योंकि गूगल में आप जाइएगा, किसी व्यक्ति जो नोबेल प्राइज़ वगैरह के जो विनर है, या फिर जो करेंट जो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, या कोई भी जो रिसर्चर है किसी भी क्षेत्र में, अगर कोई स्पेशल टाइप का कोई रिसर्च करता है, तो ये जो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है वो क्या करता है कि उस कंटेंट को अपने इस डिजिटल डिक्शनरी में जगह देता है। तो ये हमारा सोर्सेज है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ये एक डिजिटल डिक्शनरी हम इसे मान सकते हैं, और डिजिटल डिक्शनरी, ये वर्ल्ड डिजिटल डिक्शनरी इसको हम मानेंगे। और ये पुष्टि करता है रॉबर्ट ब्रूस फुट साहब के बारे में। ये जो है अंग्रेज थे, ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, दोनों थे। इस बात की पुष्टि ये करता है। अब आपको जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखिए कि रॉबर्ट, ये जियोलॉजिकल सर्वे चल रहा था भारत में ब्रिटिश काल में, क्योंकि 1863 में भारत जो है वो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। तो उसी समय ये रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है से ये संबद्ध थे जियोलॉजिकल सर्वे से। जियोलॉजिकल सर्वे का मतलब है कि भूगर्भ का सर्वेक्षण कर रहे थे वो लोग, कि आखिर भारत में ज़मीन के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं और कौन कौन से खजाना छुपे हुए हैं, ट्रेजरी वगैरह छुपे हुए हैं। तो इसी को हम जियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं। तो ये 1863 में इसकी जिम्मेवारी दी थी रॉबर्ट ब्रूस फुट को।
तो इन्होंने क्या किया कि भारत में जितनी भी पैलियोलिथिक आपको साइट्स थे, पाषाणकालीन जो बस्तियां थी, उन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। 1863 में स्टार्ट किया था रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। पाषाणकालीन बस्तियों के खोज की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध जो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूसफुट साहब थे, उन्होंने 1863 ईस्वी में शुरू किया था। और इसी कारण इनको पूरा पाषाण काल का, पैलियोलिथिक एज का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ पैलियोलिथिक एज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट साहब को। ये ध्यान रखना है। और ये आपको मालूम है कि मद्रास जो है, मद्रास के पास एक स्थान है जिसका नाम है पल्लवरम। एक स्थान है जिसका नाम है पल्लवरम। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एक हैंड एक्स एक पत्थर की कुल्हाड़ी जो है उसको खोज निकाला था, जो पूरा पाषाण काल का ये कुल्हाड़ी था। तो ये सबसे पहला इनका खोज था। और उसके बाद जो है ये अपना 1863 में ही खोजे थे ये हैंड एक्स को पल्लवरम में। ये ध्यान रखना है। और चूँकि प्रथम खोज इन्होंने ही किया था, इसी वजह से इनको पूरा पाषाण काल का आपको जनक माना जाता है। इनको फादर ऑफ पैलियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रॉबर्ट ब्रूसफुट से रिलेटेड ये फुल कंटेंट हुआ। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। जो प्राचीन कालीन जो समय है भारत का, तो प्राचीन कालीन जो समय है उस समय को 3 भागों में बांटा गया था। एक था पाषाण काल, एक टाइम पीरियड को कांस्य युग के नाम से जाना गया, और उसके बाद का जो युग आया उसे लौह युग के नाम से जाना गया। और आखिर ये 3 भाग में किस आधार पर जो है बांटा गया, तो इसको जो है एक डेनमार्क के कोपेनहेगन जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, ये कोपेनहेगन एक संग्रहालय है, एक म्यूजियम है डेनमार्क में। तो वहीं पर क्या हुआ कि 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, एक कमीशन था, एक आयोग था, और वो आयोग जो है डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में जो भी पूरा वस्तुएं आपको संग्रह थी उनका अध्ययन कर रहे थे। तो 1818 से 20 में वो जो आयोग है उसने एक रिपोर्ट दिया था, और उस रिपोर्ट में वहाँ पाए जाने वाले कोपेनहेगन संग्रहालय में जो भी सामग्रियाँ रखी हुई थी, पुरातात्विक सामग्री जो रखी हुई थी, तो उसके आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने किया था। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। 1818 से 1820 में जो आयोग गठित किया था कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी हुई पुरातात्विक वस्तुओं के अध्ययन करने के लिए, तो उन सामग्रियों के आधार पर जो कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी गई थी, उसके आधार पर ये जो क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन साहब थे, इन्होंने क्या किया, उस प्राचीन काल को पाषाण, कांस्य और लौह युग 3 युग में, यानी त्रियुगीय विभाजन, ये 3 युग में उस काल को विभाजित कर दिया। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार, देखिए 20 साल बाद ये जो त्रियुगीय वर्गीकरण किया था प्राचीन काल का, क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन साहब ने किस आधार पर 1818 से 1820 में कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी वस्तुओं के अध्ययन के आधार पर जो त्रियुगीय विभाजन किया था, तो उन्होंने ही क्या किया कि 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया। संग्रहालय में जो भी वस्तुएं रखी हुई थी उनका विवरण प्रकाशित किया। विवरण में क्या लिखा, उसमें से कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो पाषाण काल की है,
जो कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी हुई है। कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो कांस्य युग की है, ब्रॉन्ज एज की है, जो कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी हुई है, और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आयरन एज की है। तो इस तरह से ये 1836 ईस्वी में उसको क्लासीफाई कर दिया था, वर्गीकृत कर दिया था उस संग्रहालय में रखी हुई सभी वस्तुओं का। तो इस तरह से त्रियुगीय विभाजन जो है ये थॉम्सन ने किया था। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। ये यूपीपीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा है। अगर ठीक से इस तरह से हम समझते चले तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। संपूर्ण इतिहास को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही पढ़ना है जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है और जहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और उन प्रश्नों का 29 वर्षों के प्रश्न पत्रों का जब आप इतिहास के जो सभी भारत के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, तो वैसे प्रश्न पत्रों का जब एनालिसिस कर लेंगे तो इतिहास में बचता कहाँ है कुछ। तो नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। जो भी एक्सकेवेशन हुआ था, जो खुदाई हुआ था, उसमें जो प्रमाण मिला है उसके आधार पर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं, पशुपालन की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पहले मानव क्या था, मानव जो है वो आपको हंटर था और फूड गैदरर था, शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। खाद्य पदार्थों का संग्रह करके रख देता था, खाने के बाद जो बचता था उसको संग्रह करके रख देता था, और कंद मूल वगैरह मांस वगैरह जो है सो वो क्या करता था, उसको संग्रह करता था, फल वगैरह को संग्रह करता था, और उसके बाद शिकार करता था, हंटिंग करता था। लेकिन हंटिंग और फूड गैदरिंग के बाद इनके जीवन में थोड़ा परिवर्तन आता है और ये अब जंगली जानवरों को पालतू बनाना जो है ये सीख जाते हैं। और जंगली जानवरों को जब ये पालतू बनाने लगते हैं तब हम कहते हैं कि पशुपालन जो है मानव ने प्रारंभ कर दिया। तो ये जो भी प्रमाण हमको उत्खनन में मिला है उसके आधार पर देखना है कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है, मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक एज में हुआ था। क्योंकि हमें जो स्टोन एज है, जो पाषाण काल है, उसको हम 3 भाग में बांटते हैं। एक को पूरा पाषाण काल कहते हैं, एक को मध्य पाषाण काल कहते हैं, और एक को हम नव पाषाण काल कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल में इसका प्रारंभ हुआ था। ऐसा नहीं है कि पशुपालन विकसित अवस्था में थी मध्य पाषाण काल में, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। पशुपालन शुरू हुई थी मध्य पाषाण काल के अंतिम समय में, पशुपालन की शुरुआत हुई थी। पशुपालन हम समझते हैं कि बहुत मजबूत स्थिति में आया तो वो नव पाषाण काल में आया, लेकिन शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी। तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है। अंतिम चरण यहाँ खोल दिया है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। अब देखिए आप देखिएगा तो प्रारंभ से लेकर जो आपका 10,000 BC, 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, प्रारंभ से 10,000 BC तक, ये समय आपका पूरा पाषाण काल का समय है। और 10,000 से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, इसी को मध्य पाषाण काल कहते हैं। तो मानिए कि ये अंतिम चरण में, मतलब मान सकते हैं कि ईसा पूर्व 7,000 8,000 के आसपास में अंतिम चरण का ही मतलब हुआ। ये आपको क्या हुआ, पशुपालन के साक्ष्य जो है उसके एविडेंस हमें मिलने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आदमगढ़। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। आज का जो मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आदमगढ़ स्थित है। और इसी आदमगढ़ में पशुपालन का पहला एविडेंस मिलता है। कैसे मिलता है? उत्खनन के आधार पर, उत्खनित प्रमाण के आधार पर। और आदमगढ़ के बाद कहाँ मिलता है दूसरा? तो दूसरा स्थान आपका राजस्थान का ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है।
इसमें एक स्थान है बागोर। तो ये आदमगढ़ और बागोर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जैसे आपको स्टेट वगैरह भी आ रहा है बिहार में, और भी जो आपको पीसीएस एग्ज़ाम है उसके लिए आपको जो एनिमल हस्बेंड्री है इसकी शुरुआत का प्रथम साक्ष्य भारत में कहाँ मिलता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित एक स्थान है आदमगढ़ और एक स्थान है राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित बागोर। तो उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? ये मध्य पाषाण काल में मेसोलिथिक एज में हुआ था। आप एनिमल हस्बेंड्री का फुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है, तो यहाँ पर आदमगढ़ है। अभी हम लोग देखें ऊपर वाला जो प्रश्न का जो एक्सप्लेनेशन था उसको हम देखें। देखिए इसको फिर 2008 के यूपी पीसीएस में भी आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसमें पूछा गया है इसको। तो कितना एनिमल हस्बेंड्री पर कितनी बार क्वेश्चन को कहाँ कहाँ पूछा गया है, तो ये उतनी बार इसको हम रिपीट करेंगे और रिपीट करेंगे तो यकीन मानिए सिर्फ क्लास को आप रिपीट करके देखते रहेंगे तो ये हिस्ट्री अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। ये आदमगढ़ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। और एक दूसरा स्थान भी भारत में हमें मिला जहाँ पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो दूसरा स्थान राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है उसमें एक स्थान है बागोर। तो बागोर और आदमगढ़ यहीं पर मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में आपको पशुपालन की शुरुआत हुई थी। इस कॉन्सेप्ट को हमने रिपीट किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो जो आप कह सकते हैं कि जो बोन टूल्स, स्टोन टूल्स के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं, पत्थर के उपकरणों के बारे में। यहाँ पर हड्डियों के उपकरण मानव ने बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो इसमें 2 स्थान इसमें है, दोनों जगह पर हड्डी के उपकरण मिले हैं। बोन टूल्स के जो एविडेंस है वह हमें 2 स्थलों से मिले हैं भारत में, एक महदहा से और एक मिला है सराय नाहर राय से। तो ये जो महदहा और सराय नाहर राय कहाँ है? तो ये आपको मध्य पाषाण कालीन एक बस्ती है महदहा, और ये जो महदहा है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और एक बात आप समझ लीजिए, ये बेलन नदी घाटी, आपको पता है कि जो स्टोन एज था, जो पाषाण काल था, उस समय के मानव आपको आज के समय में जिस तरह से हम ज़मीन से पानी निकालते हैं अपने उपयोग के लिए, तो उतना ज़्यादा मानव में बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। इसलिए वो अपने प्यास को बुझाने के लिए वह नदियों का सहारा लेते थे, और जहाँ पे आपको जल के स्रोत होते थे उन्हीं स्रोतों के आसपास जो है पाषाण काल के मानव अपनी बस्तियां स्थापित करते थे, और वहीं पर अपनी गुफाओं का वहाँ के ही गुफाओं में वो रहते थे, क्योंकि जहाँ उनको आसानी से पानी मिल जाए। तो इसी कारण से जो भी आपको स्टोन एज में जो भी सिविलाइजेशन मिलेगा, सभ्यता मिलेगा, कल्चर मिलेगा, वो आपको रिवर वैलीज में मिलेगा, नदी घाटियों में मिलेगा। तो ये उत्तर प्रदेश में आपको एक बेलन नदी घाटी है, उत्तर प्रदेश में एक बेलन नदी घाटी है। तो बेलन नदी की जो घाटियाँ थी वह आपको उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से होकर के ये नदी आपको प्रवाहित होती थी। ये नदी घाटियाँ फैली हुई थी, बेलन नदी घाटी। एक था आपको आज का प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद भी हम बोलते हैं, प्रयागराज को कहीं कहीं आपको इलाहाबाद भी लिख देगा। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट था मिर्ज़ापुर, और एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़।
ये 3 डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल आप याद रखिए, क्योंकि ये जो बेलन नदी घाटी में जो भी आपको पाषाणकालीन हमें साक्ष्य प्राप्त मिले हुए हैं, तो वो प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और प्रतापगढ़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं। और इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ये बेलन नदी घाटियाँ जो है उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी, उसका विस्तार था। तो मध्य पाषाणकालीन जो ये महदहा है, ये महदहा कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ जिला में है। देखिए प्रतापगढ़ आ गया। तो महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी हड्डी और सींग, जानवरों के जो सींग होते हैं सिर पर, उससे भी ये टूल्स बनाते थे, उपकरण बनाते थे, औजार बनाते थे, और हड्डियों के भी औजार बनाते थे। तो ये हड्डी और सींग निर्मित जो उपकरण है वह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा नामक मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, ये एज आप पैलियोलिथिक में, नियोलिथिक में नहीं चले जाइएगा। आप ये याद रखना होगा कि ये महदहा मध्य पाषाणकालीन आपको बस्ती है, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और यहाँ से हड्डी और सींग के उपकरण भारी संख्या में, बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। अब एक इतिहासकार है जिनका नाम है जी.आर. शर्मा। जी.आर. शर्मा साहब हमारे एक हिस्टोरियंस है। देखिए यहाँ जी.आर. शर्मा, ये जी.आर. शर्मा जो है ये महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। ये जी.आर. शर्मा 3 क्षेत्रों की चर्चा करते हैं अपने लेख में। वो 3 क्षेत्र जो है वो कौन सा है? जो एक है झील क्षेत्र, दूसरा है बूचर खाना संकुल क्षेत्र, और तीसरा है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। इस 3 क्षेत्र में इनका मानना है जी.आर. शर्मा साहब का कि ये जो महदहा है यह 3 भागों में बटी हुई थी। यानी 3 प्रकार के कार्य यहाँ पर होते थे। तो एक को झील क्षेत्र में इन्होंने बांटा, एक को बूचर खाना संकुल क्षेत्र में बांटा। बूचर खाना संकुल क्षेत्र का मतलब हो गया कि बूचर खाना कहाँ, किसको कहा जाता है? जहाँ कसाई जानवरों का क्या करते हैं? जानवरों को काटते हैं अपने मांस वगैरह के लिए। जानवरों की जहाँ कटाई होती है उसी को बूचर खाना कहा जाता है। तो इसके लिए भी संकुल क्षेत्र था, मतलब एक क्लस्टर बना हुआ था। तीनों क्षेत्र ये यानी कह सकते हैं कि पूरे महदहा में जितनी भी मानव बस्तियाँ थी वो सभी अपने अपने क्षेत्र में जानवरों का ये नहीं करते थे, हत्या नहीं, उसको नहीं काटते थे मांस के लिए। एक स्पेशल जगह बना हुआ था और इसी के कारण इसको संकुल क्षेत्र, बूचर खाना संकुल क्षेत्र कहा गया। तो स्वाभाविक है यहाँ जानवरों का भारी संख्या में जब उसको काटा जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ हड्डियाँ और जानवरों के सींग मिलेंगे। तो ये दूसरे भाग में इन्होंने जी.आर. शर्मा ने महदहा के क्षेत्र को विभाजित किया, और एक भाग था जो कब्रिस्तान, वहाँ सिर्फ मिले हैं। तो इस तरह से झील क्षेत्र, आपको बूचर खाना संकुल क्षेत्र, और तीसरा हो गया कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। तो इस 3 भागों में आपको बांटा था जी.आर. शर्मा साहब ने महदहा को। इस 3 भागों में से ये जो बूचर खाना संकुल क्षेत्र है, यहीं से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं, ऑर्नामेंट्स, गहने भी मिले हैं, और ये बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में जानवरों की कटाई हो रही है मांस के लिए, तो ये तो बूचर खाना, महदहा के बूचर खाना संकुल क्षेत्र में ही हो रही है। तो हड्डियां और सींग जानवरों का कहाँ से मिलेगा? इसी बूचर खाना संकुल क्षेत्र से मिलेगा। तो जो यहाँ के उस समय के शिल्पकार होंगे, जो हाथ से आपको टूल्स वगैरह, उपकरण वगैरह बनाएंगे, तो वो हड्डी और सींग से बनाएंगे। तो ये हड्डी और सींग से निर्मित जो उपकरण है और आभूषण है वो बड़े पैमाने पर इसी वजह से बूचर खाना संकुल क्षेत्र में पाए गए हैं। ये कॉन्सेप्ट है हमारा हड्डी के उपकरण का। उसके बाद दूसरा क्षेत्र है सराय नाहर राय, से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो ये आपका महदहा हो या सराय नाहर राय हो, ये सब बेलन नदी घाटी में ही स्थित है। और ये सराय नाहर राय भी मध्य पाषाणकालीन आपको बस्ती है, लेकिन यहाँ से जो हड्डी के उपकरण मिले हैं वो अल्प मात्रा में मिले हैं। यानी आपको भारी मात्रा में कहाँ से मिला? महदहा से मिला। और सराय नाहर राय से अल्प मात्रा में, मतलब मिला है हड्डी के उपकरण लेकिन अल्प मात्रा में, कम मात्रा में मिला है।
तो निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ये महदहा भी हो जाएगा और सराय नाहर राय भी हो जाएगा। तो इस तरह से 5वें क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को, और ये दोनों आपको मेसोलिथिक एज का आपको साइट्स है, मध्यकालीन मध्य पाषाणकालीन बस्तियां। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। देखिए फिर इसको रिपीट कर रहा, और ये यूपी आरओ के एग्जाम में और एआरओ के एग्जाम में, ये आपको मेंस में 2013 में इसको पूछा गया कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। हम लोग अभी पढ़े हैं कि सराय नाहर राय से अल्प मात्रा में मिले हैं और बड़ी मात्रा में महदहा से मिले हैं। तो ये जो महदहा है ये आपको कहाँ पर है? तो ये हम लोग देखें कि प्रतापगढ़ जिले में है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है महदहा, और यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण, सिंग के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो ए और बी दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, और ये सराय नाहर राय और महदहा दोनों मेसोलिथिक एज की बस्तियां। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। अब कब्र में मानव को दफनाया जाता है, क्योंकि मानव में क्या है कि पूरा पाषाण काल के बाद जब मध्य पाषाण काल में मानव आता है तो उसमें कुछ संस्कृतियों का निर्माण होता है, कुछ कल्चर डेवलप होता है, और उस कल्चर में क्या आता है, उस कल्चर में हम कह सकते हैं कि जो अंतिम क्रिया है यानी मरने के बाद, जिसको हम क्या कहते हैं, वो 3 तरह से वो करते थे, जिसमें एक को ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, दफनाना हुआ, और समाधान जिसको कहा जाता है। 3 प्रकार के समाधान जो है आपको प्रचलित थे, आपको पाषाण काल से ही, स्टोन एज से ही थे, जो आज के समय में ही लगभग 3 ही हैं। तो एक है जो ज़मीन में गाड़ दिए, उसके बाद कब्र वगैरह बना करके, और एक है कि जल में प्रवाहित कर दिए, तो जल समाधान हो गया, और एक हो गया आपको जिसमें हम अग्नि समाधान करते हैं, जिसमें अग्नि में लोग जला देते हैं और जो कुछ बचता है लास्ट में उसको फिर कलश में रख के उसको नदी में बहा दिया जाता है। तो 3 प्रकार के समाधान जो है आपको प्रचलित है पाषाण काल से ही, और भारत में भी आप जान रहे हैं कि आज भी 3 प्रकार की समाधान पद्धतियाँ प्रचलित है। तो यहाँ पर जो कब्र है उसमें एक कब्र से 3 ह्यूमन स्केलेटन मिले, 3 मनुष्य को एक साथ दफनाया गया। अब ये 3 मनुष्य को एक साथ दफनाना, ये अब जो हमारे जो भी पुरातत्वविद है या इतिहासकार है उनके लिए एक अबूझ पहेली है कि आखिर ये तीनों एक साथ मरे होंगे, तभी तो इनको तीनों को एक साथ दफनाया गया होगा, या फिर हो सकता है कि आगे पीछे इनकी मृत्यु हुई हो और उसी कब्र में उसके बगल में बाद में उसको दफना दिया गया हो। तो ये भी पॉसिबल है। तो उतना विस्तार में हमें नहीं जाना, हमें चूँकि जो कंटेंट है, जो हमारा पोस्ट क्वेश्चन है, उससे हमको मतलब रखना है। तो ये दमदमा से मिला है। ये कहाँ से मिला है? दमदमा से मिला है। और ये जो दमदमा है ये कहाँ है? देखिए, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय। प्रतापगढ़ जिले में स्थित है आपको सराय नाहर राय। और कौन है? महदहा, ये भी आपको प्रतापगढ़ जिले में ही स्थित है, बेलन नदी घाटी में। और तीसरा स्थान है दमदमा। तो सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, इस तीनों का एक्सकेवेशन हुआ, उत्खनन हुआ, और ये आपको गंगा घाटी में है। ये गंगा घाटी में है। और दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। देखिए, 41 मनुष्य के दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 41 मानव समाधान हमें दमदमा से प्राप्त हो रहा है। और दमदमा के किस भाग से? तो पश्चिमी और जो मध्य दमदमा का भाग है
वहाँ से 41 हमें क्या हो रहा है, मानव समाधान हमें प्राप्त हो रहा है। इस 41 में से देखें तो जो 5 समाधान है, 5 जो सिमेट्री मिला है वो आपको युग्म समाधान है। ये युग्म समाधान है। युग्म समाधान का मतलब है कपल सिमेट्री, इसको हम बोलेंगे। कपल सिमेट्री का मतलब है कि 2 मानव को एक साथ दफनाया गया। यहाँ भी डाउट हो सकता है कि क्या दोनों की मृत्यु एक बार हुई है, या फिर सती प्रथा जैसा कोई प्रचलन जो है प्रचलित था उस समय भी। ये भी सोचने की विषय है, चूँकि सती प्रथा में जब किसी पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को जिंदा जो है जला दिया जाता था, तो वो जलाने की प्रक्रिया थी। अब यहाँ पर चूँकि समाधान है तो जलाना और फिर उसको ज़मीन के नीचे गाड़ना, तो यहाँ जिंदा गाड़ने वाली बात है। तो ये भी हो सकता है कि एक मानव की मृत्यु पहले हुई हो और फिर उसका कोई प्रिय हो जो बाद में मर गया हो, जिसको उसके बगल में दफना दिया गया हो, जिसके वजह से कपल सिमेट्री जो है मिला है। तो चूँकि ये आपका क्या है कि प्री हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्री हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर सिर्फ हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज ही हमारे पास अवेलेबल है। कोई लिटरेचर जो है, कोई साहित्यिक आपको लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और चूँकि इस समय स्क्रिप्ट भी हमको नहीं दिखाई दे रहा है और लिपियाँ भी प्रचलित नहीं है, ताकि उस समय के लिपियों को हम पढ़ लें और उस समय जो ये समाधान जो प्रक्रिया है या जो भी उस समय की संस्कृति है, जो वस्तुएं मिली है, उसके बारे में हम जान सकें। सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। तो 5 समाधान आपको कपल सिमेट्री है, जुड़वा है। और एक समाधान ऐसा है जिसमें 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। तो 5 या 3 8 तो हो गया मानव का। 8 के बाद अगर आप देख लीजिए तो 33 जो शेष समाधान मिला है उसमें एक एक कंकाल मिला है, मतलब एक एक इंसान को एक साथ अकेला दफनाया गया है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो प्रतापगढ़ जिला है उसमें सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, इस तीनों का एक्सकेवेशन हुआ, खुदाई हुआ। इसमें दमदमा जो देख रहे हैं इसका 5 वर्षों तक एक्सकेवेशन हुआ। और जब इसका एक्सकेवेशन हुआ तो जो वेस्टर्न दमदमा था और जो मिडिल दमदमा था, पश्चिमी और जो मध्यवर्ती क्षेत्र था उसमें 41 ह्यूमन सिमेट्री मिले। तो ये मानव समाधान मिले 41। इस 41 मानव समाधान में से 5 जो है से ये युग्म समाधान है, मतलब कपल सिमेट्री है। और एक ऐसा सिमेट्री है जिसमें 3 मानव को एक साथ दफनाया गया है। तो 3 मानव कंकाल एक कब्र में मिला, दमदमा से मिला। और शेष जो समाधान बच गया, इस 5 1 6 5 समाधान है तो 5 गुना 10 लोग हो गया। इसमें 3 है, 10 3 13। तो इस तरह से देखिए तो 5 और 3, 5 और 1 6 हुआ। उसके बाद 35, 35 और 6 41 हो जाएगा। तो जो बाकी जो 35 समाधान हमें प्राप्त हुआ है वो उसमें एक एक कंकाल जो है आपको मिला है, ह्यूमन स्केलेटन मिला है। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं, दमदमा से निकले हैं। और ये याद रखिएगा, दमदमा से आपको एक ही कब्र नहीं मिला, 41 समाधान मिला। 41 में 5 जो है ये कपल सिमेट्री है, कपल सिमेट्री है। और एक जो है इसमें हम कह सकते हैं कि ये ट्रिपल सिमेट्री इसको बोल सकते हैं, मतलब 3 मानव को एक साथ दफनाया गया और बाकी में एक एक मानव को दफनाया गया है। यही कॉन्सेप्ट है दमदमा के आपको सिमेट्री का। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्न का मतलब है अनाज। अनाज की जो कृषि है, अनाज की जो खेती है, वह भारत में सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी? तो ये कन्फर्म है कि ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। अभी हम आपको बताए हैं कि प्रारंभ से लेकर के 10,000 BC तक का जो टाइम था वो आपको क्या था, ये पैलियोलिथिक एज था। उसके बाद 10,000 से
6000 BC का जो टाइम था ये आपको मेसोलिथिक एज था, और 6000 से 1000 NCERT जो मानता है वो 6000 से 1000 BC के बीच का जो टाइम था वो आपका नियोलिथिक एज था, ये नवपाषाण काल था। तो ये पैलियोलिथिक पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक एज मध्यपाषाण काल 10,000 से 6,000, और ये जो नियोलिथिक एज जो देख रहे हैं ये 6000 ईसा पूर्व में हम कह सकते हैं कि मानव ने सबसे पहले जो है खेती करना सीख गया था, प्रारंभ किया था, स्टार्टिंग किया था। बड़े पैमाने पर खेती का विस्तार नहीं हुआ था। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नियोलिथिक एज में, नवपाषाण काल में। और जो पुराना हमारा जो रिसर्च है, अनुसंधान है, उसके आधार पर ये 7000 BC में बोला जाता है कि 7000 BC में सबसे पहले आपको गेहूं की खेती का हमें साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ अभी अगर आप देखिएगा तो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में एक प्रांत है, एक स्टेट है जिसका नाम है बलूचिस्तान, और उसी बलूचिस्तान में एक स्थल है जिसका नाम है मेहरगढ़, और उसी मेहरगढ़ में गेहूं की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारे जो प्रारंभिक अनुसंधान है उसमें, नया अनुसंधान में इससे और पहले हमें एविडेंस मिल जाते हैं यूपी में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम मेहरगढ़ को बिल्कुल याद रखेंगे। और गेहूं की खेती का साक्ष्य हमें पहली बार यहाँ प्राप्त हो रहा है, और कब का मिल रहा? 7000 BC का मिला, यानी नवपाषाण काल का। यहाँ देखिएगा तो 6000 BC में ये NCERT मानता है कि समाप्त हो रहा है मेसोलिथिक एज। तो हम कह सकते हैं कि मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट हुआ था, पशुपालन शुरू हुआ था। तो उसी के आसपास आपको मानव कृषि करना भी सीख गया होगा। तो वही 7000 BC उसका टाइम पीरियड हिस्टोरियंस ने आपको तय किया है। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। तो खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। पहली बार उसको परिचय प्राप्त होता है खेती से, नहीं तो खेती जैसे चीज से परिचित मानव नहीं था। ये भी आपको UPPCS में 2005 में क्वेश्चन को पूछा है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उत्तराखंड PCS का है। उत्तराखंड PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए टोटल पाषाण काल चैप्टर से ही क्वेश्चन है, ये ध्यान देना है। और जितना हम लोग इसमें विस्तार से पढ़ जाएंगे पाषाण काल को, उससे ज़्यादा कहीं कुछ पाषाण काल से पूछना नहीं है, अगर ठीक से कॉन्सेप्ट को सुन लेते हैं तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? हमने पशुपालन का साक्ष्य देखा, कृषि का साक्ष्य देखा, उसके बाद हम अब मानव का साक्ष्य देखेंगे कि आखिर ह्यूमंस, भारत में मनुष्य जो है सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं। तो ये याद रखिएगा, नर्मदा घाटी में मिलता है, नर्मदा रिवर वैली में मिलता है। क्योंकि जो पाषाण काल के मानव थे वह नदी घाटियों में ही, रिवर वैलीज में ही बस अब रहा करते थे, क्योंकि वहाँ उनको पानी मिल जाती थी। तो नदियों के किनारे रहते थे, नदी घाटियों में रहते थे। तो मानव का साक्ष्य जो पहला भारत में मिलता है वो नर्मदा घाटी में मिलता है। और नर्मदा घाटी में कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा, ये भी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। अभी आपने देखा था कि जो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला था, ये होशंगाबाद जो स्थल था, उस स्थल से हमें होशंगाबाद में एक स्थल था जिसका नाम क्या था? महदहा। उसका नाम था महदहा नहीं, क्या था उसका नाम? वो बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज होता है वहाँ पर। आदमगढ़, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही आदमगढ़ था जहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला था। और उसी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक दूसरा स्थल है, और उस स्थल का नाम है हथनौरा। और ये नर्मदा नदी घाटी में अवस्थित है, ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा घाटी में। और यहाँ से जो पूरा स्थल प्राप्त हुआ है पाषाण काल का,
इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा किया गया था। अरुण सोनकिया एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने 5 दिसंबर 1982 ईस्वी में इसका खोज किया था। किसका? हथनौरा का। और वहीं पर मानव का आपको कंकाल मिला। मानव का पहला जो सबसे पुराना जो कंकाल मिला है वह नर्मदा नदी घाटी में मिला है। नर्मदा नदी घाटी यानी पश्चिमी नर्मदा नदी घाटी में, यानी मध्य प्रदेश में, यानी होशंगाबाद जिला में, और होशंगाबाद जिला यानी हथनौरा में। और किनको मिला है? तो अरुण सोनकिया को मिला है, जो एक पुरातत्वविद थे। कब मिला है? 5 दिसंबर 1982 ईस्वी को मिला है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य का रहा, नर्मदा घाटी। ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, नर्मदा घाटी। मानव का पहला जो फोसिल प्राप्त होता है, जो अवशेष प्राप्त होता है, जो जीवाश्म प्राप्त होता है, वह पश्चिमी नर्मदा घाटी से हमें प्राप्त होता है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में के हथनौरा नामक स्थान से मिले हैं। तो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। और ये बिहार में बीपीएससी में 66 बीपीएससी में जो री एग्जाम हुआ था 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। अब भारत में तो मेहरगढ़ का ये नाम आता है कि वहाँ सबसे पहले गेहूं की खेती का हमें 7000 ईसा पूर्व में प्रमाण मिलता है। लेकिन मानव के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सबसे पहले वैश्विक दृष्टि से अगर देखा जाए, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, तो मानव द्वारा यहाँ लिखा है। भारत में नहीं ये क्वेश्चन किया है, मनुष्य द्वारा क्वेश्चन किया है। तो मानव तो पूरे वर्ल्ड में है, तो वर्ल्ड लेवल पर इसको हम लेंगे। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, प्रयोग किया गया जो अनाज था वो जौ था, यानी बार्ली था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। आज के समय में भी यदि आप देखिएगा तो आज के समय में तो बहुत सारा आपको जो वर्ण संकर प्रजातियां हैं उसको उगा लिया गया है, तो बहुत सारे आपको अनाज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल जो हम कह सकते हैं कि जो अनाज है, जो पारंपरिक अनाज है, उसमें अगर देखिएगा तो आधुनिक काल तक 8 प्रकार के खाद्य अनाजों का उपभोग भारत में लोग करते थे मानव। उसमें से क्या करते थे? जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, इतना से आप पूरी तरह से आप परिचित हैं। जौ से आप फेमिलियर है, बार्ली से, गेहूं से परिचित है, चावल से परिचित है, मक्का से परिचित है, बाजरा से भी परिचित है। बाजरे की रोटी वगैरह गुजरात, राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोग खाते हैं। और उसके बाद सोरगम, तो सोरगम जो है ये आपको, इसी को हम लोग बिहार में जनेरा वगैरह कहते हैं, इसको जनेरा कहते हैं, जिसका चारा मुख्य रूप से पशुओं को खिलाया जाता है। और चारा अगर उस पौधा को कुछ और दिन आप छोड़ देते हैं तो उससे भी आपको अनाज निकलते हैं, जिसका रोटी वगैरह आप खाते हैं। और ये मोटा अनाज में आता है सोरगम, और उससे आप उसका भूजा वगैरह भी लोग खाते हैं सोरगम का, तो उसी को हम लोग देहात में जनेरा कहते हैं। उसके बाद राई से हम लोग परिचित हैं। उसके बाद जई, तो जई जो है एक तरह से देखिएगा तो अनंत चतुर्दशी वगैरह में कान वगैरह पर देखिएगा कि ये घास टाइप का रख देता है, तो वो जई का पौधा। तो इस तरह से जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, जई, ऐसे याद रखिएगा। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, जई, तो ये 8 प्रकार के अनाजों का उपभोग आधुनिक काल तक किया जाता था। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। ये जो अनाज के पौधे देख रहे हैं, जो भी अनाज देख रहे हैं, इनके पौधे विभिन्न क्षेत्रों में, माने वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जंगली घास के रूप में आपको विद्यमान थे, जिन्हें
बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। अब इसको बीज के रूप में मानव ने कलेक्ट किया, लेकिन दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में अगर आप देखिएगा तो मानव ने अलग अलग समय पर इसको उगाया। इसको बीज, इस बीज को एक हम समझते हैं कि खेती के ख्याल से जो मानव ने उगाया वो अलग अलग समय पर उगाया, और चूंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर ये हुआ। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए, वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम ये जो जौ है, बार्ली है, ये 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। तो ये देखिए, भूमध्य सागर और ईरान जो एशिया महादेश का ही एक पार्ट है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये मध्य एशिया या पश्चिमी एशिया का भाग है ये। तो ये पश्चिमी एशिया में 8000 ईसा पूर्व के आसपास मानव द्वारा सबसे पहले जौ की खेती आपको की जा रही है। तो ये वर्ल्ड वाइड देखे, विश्व के पैमाने पर आपने देखा, बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में, ये जो ईरान और भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों में गेहूं के बाद 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं, व्हीट भी उगाया जाने लगा। तो इस तरह से मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। तो इस हम मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला जो अनाज था, उसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा, और ईरान और भूमध्य सागर और 8000 ईसा पूर्व जौ और गेहूं को आप याद रखिएगा। और ये 8 फसल का नाम आप याद रखिएगा: जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, जई। तो इस तरह से 11वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, वर्ल्ड लेवल पर हमने देखा कि जौ की खेती ईरान और भूमध्य सागर के क्षेत्र में 8000 ईसा पूर्व में मानव द्वारा सर्वप्रथम किया जा रहा है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देखें तो खेती का जो ओल्डेस्ट एविडेंस है, प्राचीनतम जो एंशियंट जो एविडेंस है, सबसे पुराना जो साक्ष्य है, वो लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। लेकिन ये नए रिसर्च, अगर पुराने रिसर्च की अगर बात कीजिएगा तो पुराने रिसर्च में मेहरगढ़ था, जहाँ पर 7000 ईसा पूर्व में 7000 BC में गेहूं के खेती का साक्ष्य हमें मिल रहा है। लहुरा देव अगर ऑप्शन नहीं रहेगा, और मान लीजिए कि यहाँ पर मेहरगढ़ ऑप्शन रहेगा, लहुरा देव के जगह कोई दूसरा ऑप्शन दे दिया, चाहे इनमें से कोई नहीं दे दिया, तो आप इनमें से कोई नहीं पर मत मारिएगा, आप मेहरगढ़ को मार दीजिएगा। क्योंकि पुराना जो अनुसंधान है उसके हिसाब से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिलता है 7000 ईसा पूर्व में, जो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, और यहाँ गेहूं की खेती का साक्ष्य प्राप्त होता है। लेकिन अगर नया रिसर्च अगर देखा जाए तो लहुरा देव है, जिसमें इससे भी पहले आपको खेती का साक्ष्य भारत में प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये न्यू रिसर्च है, और ये कहाँ मिल रहा है देखिए, नवीनतम खोजों के आधार पर। यहाँ लिख दिया नवीनतम, मतलब द न्यूएस्ट, एक कह सकते हैं इन्वेंशन, इसको बोलिए नया जो खोज है। तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है संत कबीर नगर, याद रखिएगा, और उसी संत कबीर नगर में एक स्थल है जिसका नाम है लहुरा देव। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी गेहूं से पहले अगर 9000 से 7000 के बीच अगर देखा जाए तो जो हमने देखा कि सबसे पहले जो हमको ईरान और भूमध्य सागर के क्षेत्र में 8000 ईसा पूर्व में जो हमें पहले जौ और गेहूं के खेती का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, लगभग इससे ये टैली कर रहा। ये यूपी का जो संत कबीर नगर जिला का ये अब लहुरा देव है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना, कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे तो फिर प्रश्न आएगा घुमा करके भी तो आप निश्चित रूप से उसका जवाब दे देंगे। तो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य में प्राप्त हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व, यहाँ क्लियर कर दिया है, भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है।
और यहाँ से क्या मिला, तो यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ये आपको प्राचीनतम, आपको पुराना जो हमारा रिसर्च है, इस नवीनतम खोज के पहले नया जो रिसर्च हुआ है उसमें हमें उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला में जो लहुरा देव है वहाँ पर 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल की खेती का साक्ष्य मिल रहा। लेकिन इसके पहले जो रिसर्च था जिसके आधार पर हम लोग पढ़ते थे, तो उस समय हमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का जो मेहरगढ़ है वहाँ पर 7000 ईसा पूर्व में गेहूं की खेती का साक्ष्य हमें मिलता है। तो अगर दोनों ऑप्शन यहाँ दिया हुआ रहेगा तो लहुरा देव को टिक लगाएंगे, और लहुरा देव नहीं रहेगा तो फिर हम मेहरगढ़ को टिक लगाएंगे। तो ये बात हमारे ध्यान में आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित था। अब जिस समय 7000 ईसा पूर्व में गेहूं की खेती का साक्ष्य हमें मेहरगढ़ में प्राप्त हो रहा है, उस समय के रिसर्च में आपको चावल के खेती का साक्ष्य पुराना रिसर्च में कब मिल रहा था, 6500 ईसा पूर्व, यानी इसके 500 वर्ष बाद का मिल रहा था इलाहाबाद जिला में, ये प्रयागराज जिला में बेलन नदी के तट पर स्थित। और यहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले थे। इसी के आधार पर आपको अनुमान लगाया था पुरातत्वविदों ने कि इस इलाहाबाद में बेलन नदी के तट पर जो है बेलन नदी घाटी में चावल की खेती मानो 6500 ईसा पूर्व में करते थे। तो इस तरह से उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है, ये लहुरा देव रहता है, तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, लहुरा देव ही ऑप्शन होगा। परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा, यानी मेहरगढ़ ही होगा। तो याद रखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वह लहुरा देव से हुए हैं नवीनतम खोज के आधार पर। और यदि ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है, मेहरगढ़ है, तो हम मेहरगढ़ पर टिक लगाएंगे। तो इस तरह से प्राचीनतम खेती के से रिलेटेड जो हमारा एविडेंस प्राप्त हुए हैं, जो रिसर्च में जो प्राप्त हुए हैं, इस पर हमें जो है पूरी तरह से ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम देखें तो आज हमारा 12 प्रश्न का हमने एक्सप्लेनेशन किया, और चूँकि इसको एक्सप्लेन करते हुए हम चलेंगे तो आप यकीन मानिए आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो जाएगा, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो इसलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और अब आपका जो ये क्लास है, क्लास लेक्चर कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो इसलिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।